हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं 26 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले वीडियो में देखेंगे हम कोटेशन जो हम डेली देखते हैं। तो आज का कोटेशन है कि मुसीबत में किसी से कोई उम्मीद करना जनाब ये उससे भी बड़ी मुसीबत है। दोस्तों, जब आप पे कोई मुसीबत हो और आप किसी से उम्मीद कर रहे हो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो उस पर खरा नहीं उतरता है तो फिर हमारा मूड ऑफ हो जाता है और सामने वाले से रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बस एक ही सुझाव दूंगा कि हमें लाइफ में कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग इंसान के रूप में किसी से उम्मीद कर सकते हैं, ओके, बट साथ ही साथ आप अपने माइंड के एक हिस्से में ये बात भी रखा करो कि अगर सामने वाला ये चीज़ नहीं किया तो फिर मेरे साथ क्या होगा और मैं क्या रिएक्ट करूँगा। तो जब आप ये चीज़ अपने माइंड में लेकर के चलोगे तो अगर आपके किसी भी उम्मीद पे कोई सामने वाला खरा नहीं उतर रहा है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप अपने मन से विचलित नहीं होगे और कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप उम्मीद करिए, बट एक लिमिटेड रूप में, ओके। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यही समझाना चाहूँगा, क्योंकि सारी समस्याएं, सारा प्रॉब्लम यही से शुरू होता है, उम्मीद से, कि मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं था, ओके। तो बस इसी उम्मीद को आप एक लिमिट में अपने पास रखिए और ये मान के चलिए कि ये उम्मीद कभी भी टूट सकती है तो फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। तो आज भी दोस्तों सेम टू सेम वही है कि आपको ये 5 टास्क फॉलो करना है 21 डेज़ तक मिनिमम, और इसको आप फॉलो करके खुद को नंबर दोगे ईमानदारी के साथ टोटल 5 में से जितना नंबर आपको मिलेगा वो कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ 1% ही सफल हो रहे हैं। तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है एट एनी रेट, ओके। इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आपको आ रही है, आप इसको फॉलो करने में कहीं भी असफल हो जा रहे हो, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। हमसे जो राय आप लेना चाहो ले सकते हो, हम बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं यहाँ पे, ओके। तो इसको फॉलो करिएगा मिनिमम 21 डेज तक। ये आप में बहुत बदलाव लाने वाला है जो कि आपको किसी भी एग्जाम को निकालने में मदद करेगा, ओके। चलते हैं प्रश्न पे। आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है? तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? यानी कि आपको बताना है कि एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए पैसे दिए हैं, ओके। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन दोस्तों किसको दिए हैं? असम को। असम को दिया गया है वहाँ पे 500 मेगावाट जो ग्रिड है उससे जुड़ा जो भी एरिया है वहाँ पे ये फोटोवोल्टिक सुविधा प्रदान किया जाएगा, ओके। कहाँ पे? असम में। दोस्तों, यहाँ पे जो असम को दिया गया है पैसा वो 434 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ये, ओके। दिया गया है 434 मिलियन। दोस्तों, दिया गया है किसके द्वारा? ये एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या होता है दोस्तों? ये एशिया में किसी भी देश को अगर डेवलपमेंट करना हो, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, तो यहाँ से आप पैसे ले सकते हो लोन के रूप में, ओके। तो ये जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर को और सन था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मनीला में। मनीला यानी कि फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अभी ये जो बना है एडीबी, इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? यानी कि इसका जो अभी लेटेस्ट मेंबर बना है वो है 69 नंबर का, ओके। तो वो कौन सा देश बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एडीबी का सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है इजराइल। कौन बना है? इजराइल बना है सबसे लेटेस्ट मेंबर। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान देना है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है असम का, ओके। तो असम कहाँ पे है? जब आप ऐसे मैप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे है ये, ओके। और इसके नीचे क्या है? मेघालय है। यहाँ पे वो है बांग्लादेश है। तो ये इसका लोकेशन हो गया असम का। तो बात हो रहा है असम का। तो यहाँ पे देखिए असम का सीएम इस समय कौन है? तो सीएम है यहाँ के हिमंत बिश्व शर्मा। ये है यहाँ के सीएम। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य जी, ओके। दोस्तों, असम से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। तो कौन कौन सा है? एक है ओरंग,
जिसको कभी कभी ऑरेंज लिख करके भी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ओरंग नेशनल पार्क। और दूसरा है काजीरंगा, उसके बाद है मानस। तो ये फेमस नेशनल पार्क हैं कहाँ के? असम के। दोस्तों असम का फेमस नृत्य भी पूछता है एग्जाम में कि यहाँ का लोकल नृत्य डांस कौन कौन सा है। तो सबसे फेमस है बिहू नृत्य। कौन सा? बिहू। और इसके बाद दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट नृत्य यहाँ का है भोरट। क्या है? भोरट। ओके, तो ये भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है, तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप। और यहाँ पे दोस्तों असम से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि एशिया में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ मिला है। सोचिए, पूरा एशिया की बात हो रही है, पूरे एशिया में सबसे पहला तेल का कुआं सबसे पहले कहाँ मिला है? तो वो मिला है डिगबोई में। कहाँ पे मिला है? डिगबोई में। और डिगबोई कहाँ पे है? असम में ही है। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरे एशिया में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में मिला, जो कि असम में है, यानी कि भारत में है। तो सब इम्पोर्टेंट था, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं जो चीज़ बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? एक्सरसाइज सिम्बिक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो बताना है कि ये जो एक्सरसाइज सिम्बिक्स है ये भारत किस देश के साथ करता है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसके साथ होता है? ये होता है सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के साथ ये होता है सिम्बिक्स एक्सरसाइज। दोस्तों इस बार का ये 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हुआ है सिम्बिक्स एक्सरसाइज। कहाँ पे हुआ है ये भी हमारे एग्जाम में पूछ देता है। तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। और ये जो सिम्बिक्स एक्सरसाइज है ये दोनों देशों की नौसेना द्वारा की जाती है। ओके, नौसेना द्वारा होता है। 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में हुआ है विशाखापट्टनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट था। दोस्तों आगे बढ़े, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत के किस राज्य में विश्व गिब्बन दिवस यानी कि वर्ल्ड गिब्बन डे मनाया जा रहा है। तो बताना है कि कहाँ पे मनाया जा रहा है विश्व गिब्बन दिवस। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये असम में ही मनाया जा रहा है। असम दोस्तों ये यहाँ पे ये असम में 2 दिन का कार्यक्रम है। ये जो विश्व गिब्बन दिवस है, ये गिब्बन दोस्तों ये बंदर की एक प्रजाति है। किसकी? बंदर की एक प्रजाति है। तो अभी ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, तो इसलिए इनको फोकस किया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि इनकी संख्या बचे। ओके, और बढ़े धीरे धीरे। दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे गिब्बन दिवस भी मनाया जाता है। तो वो किस डेट को मनाया जाता है ये भी हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है विश्व गिब्बन दिवस। तो ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये असम के एक नेशनल पार्क में मनाया जा रहा है। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसका नाम है होलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य। तो यदि आपके एग्जाम में भी पूछे कि होलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में ही है। यहीं पे मनाया जा रहा है ये विश्व गिब्बन दिवस, जो कि 2 दिन का है। और ये बंदर की एक प्रजाति होती हैं। और ये दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है असम का, तो हमने अभी असम के बारे में ऊपर देखा है। तो यहाँ पे भी 1-2 चीज़ देख लीजिए त्यौहार के बारे में, क्योंकि देखिए एक तरह से दिवस है ना, तो ये त्यौहार से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे असम में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ये भी हमारे एग्जाम में पूछ देता है। तो एक त्यौहार है अम्बुबाची। क्या नाम है त्यौहार का? अम्बुबाची। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। और दूसरा है माजुली महोत्सव। तो ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और एक और है, उसका नाम है दहिंग पटकाई। तो ये महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। और एक और है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उसका नाम है करम पूजा। क्या नाम है? करम पूजा। तो ये भी कहाँ पे होता है? असम में होता है। ये सब फेमस महोत्सव है असम के, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? IFFI के 55वें संस्करण में कौन सा देश फोकस देश होगा। यानी कि बताना है कि जो इस बार का होगा 55 नंबर का IFFI, उसमें फोकस देश
कौन होने वाला है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन होने वाला है, तो सी ऑस्ट्रेलिया होने वाला है फोकस देश। दोस्तों ये जो IFFI है क्या? ये है दोस्तों, ये जो पहला आई है इसका मतलब है इंटरनेशनल, और जो पहला एफ है उसका मतलब है फिल्म, और जो दूसरा एफ है उसका मतलब है फेस्टिवल। ओके, और जो लास्ट में आई है वो है ऑफ इंडिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ओके, यानी कि ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिल्म महोत्सव है, जो कि इस बार का 55 नंबर का है, और इसमें फोकस देश किसको किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया को। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि विश्व लेवल पे ये जो फिल्म उद्योग होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया का आज तक जो जो योगदान रहा है उसका वहाँ पे दिखाया जाएगा, और उस चीज़ को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। किस फील्ड में? फिल्म उद्योग में। यानी कि फिल्म उद्योग में जो जो आज तक योगदान रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उस सब को वहाँ पे दिखाया जाएगा और उसका जश्न मनाया जाएगा। तो ये 55 नंबर का है। ओके, क्या बताया फुल फॉर्म मैंने? IFFI का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में चर्चा में रहा ये, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1952 में। किसका? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। ओके, तो ये हो रहा है 20 से 28 नवंबर के बीच में होने वाला है ये। ठीक है, तो सब इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे बात हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया, आप लोकेशन आपको पता होगा कि मैप जब देखोगे आप तो मैप में ऐसे है नीचे। ओके, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है तो वो है कंगारू। क्या है? कंगारू है। और दोस्तों एक और एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है कि एक पक्षी है उसका नाम है ईमू। क्या नाम है? ईमू। ये पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। दोस्तों ये शुतुरमुर्ग के जैसे होती है। किसके जैसे? शुतुरमुर्ग। बस इनमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इनकी जो गर्दन होती है वो थोड़ी और लंबी होती है। ओके, ईमू पक्षी पूछे आपके एग्जाम में, ईमू पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और दोस्तों जब आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का ऐसे मैप, तो ऑस्ट्रेलिया में जो राइट हैंड में यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा वो बार बार हमारे एग्जाम में पूछता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक है डार्लिंग नदी और दूसरा है मुर्रे नदी। तो एग्जाम में पूछे डार्लिंग नदी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। मुर्रे नदी कहाँ पे है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, और यहाँ पे 2 फेमस लेक हैं, झील है, वो भी एग्जाम में आते हैं। तो कौन कौन सा लेक है वो भी देख लीजिए। एक है लेक आयरी और दूसरा है लेक टॉरेंस, TORRENS। ओके, ये दोनों लेक कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो इस बार का IFFI हो रहा है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा गोवा में। एग्जाम में हमारे सिंपल सा ये भी पूछ सकता है कि 2024 में IFFI का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा गोवा में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो बताना है कि कौन सा IIT है जो दुबई में अपना एक केंद्र खोल रहा है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन खोल रहा है? तो वो है A IIT मद्रास। दोस्तों ये शुरू करेगा 2025 में। कहाँ पे? दुबई में। इसका लक्ष्य क्या है यहाँ पे खोलने का? कि जो भी AI के फील्ड में इनोवेशन होगा, साथ ही साथ जो भी डाटा साइंस में जो तकनीकी होगी, साथ ही साथ जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है, और साथ ही साथ हमें कैसे सस्टेनेबल पावर को आगे बढ़ाना है, इन सब पे फोकस होगा। ये जो संस्थान होगा कहाँ पे? दुबई में। किसका है ये? IIT मद्रास का है। तो ये सब जो एरिया है ये मेन फोकस होगा जो वहाँ पे दुबई के सहयोग से इसमें अनुसंधान करेगा। ओके, तो कहाँ पे हो रहा है ये? दुबई में हो रहा है। दोस्तों
दुबई क्या है? ये है यूएई की राजधानी है। और यूएई की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम इसकी मुद्रा है और राजधानी है दुबई यूएई की। तो यहीं पे खुलेगा आईआईटी मद्रास का एक केंद्र, जहाँ पे एआई, डाटा साइंस, रोबोटिक या फिर सस्टेनेबल जो भी पावर होता है उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, इस सब पे विचार किया जाएगा। ओके, आईआईटी मद्रास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो बताना है आपको कि ऐसी कौन सी वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसने किया है? डी, बाला देवी ने। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने गोल किए हैं, तो 50। ओके, और दोस्तों बाला देवी की बात हो रही है, गोल की बात हो रही है, तो ये किससे है? ये फुटबॉल से है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी बाला देवी जी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ सकता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने 50 गोल किया है। ओके, और इसी वजह से बाला देवी को क्या कहा जाता है? इनको महिला वर्ग में, मतलब महिलाओं में क्या कहते हैं? गोल मशीन। क्या बोलते हैं? गोल मशीन। जैसे क्रिकेट में पुरुष वर्ग में विराट कोहली को क्या बोलते हैं? रन मशीन। वैसे ही महिला वर्ग में फुटबॉल में बाला देवी को बोलते हैं गोल मशीन। दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये भारत की रहने वाली हैं। भारत में किस राज्य से है ये? तो ये है मणिपुर से। मणिपुर से। दोस्तों इन्होंने अपने गेम की शुरुआत सन 2005 से की थी। ओके, प्रेजेंट टाइम में 50 गोल करने वाली ये पहली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महिला बन चुकी हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है महिला का। पुरुष वर्ग में आपको पता है कि हमारे देश के खिलाड़ी कौन है बहुत ही फेमस फुटबॉल में? तो वो है सुनील छेत्री जी। अब ये रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट इनका स्टैट्स ये है कि इन्होंने 151 मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 94 गोल किए हैं। 94 गोल किए हैं 151 मैच में। और इनकी पूरे मतलब विश्व लेवल पे जितने फुटबॉलर हैं उसमें इनकी रैंकिंग गोल करने में चौथे नंबर पे है। किनकी? सुनील छेत्री जी की। ओके, और इन सब में पुरुष महिला सबको मिला करके अगर आप पूछो कि सबसे ज़्यादा गोल फुटबॉल में किसने किया है, तो वो चीज़ अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। तो वो कौन बनी है अभी हाल ही में? तो वो बनी है क्रिस्टीना सिंक्लेयर। दोस्तों ये बात हो रही है पुरुष और महिला दोनों मिला करके पूरे विश्व लेवल में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है? तो ये है क्रिस्टीना सिंक्लेयर जी। सोचिए इसमें आपके ना ही रोनाल्डो है ना ही मेसी हैं, वो लोग इनसे बहुत पीछे हैं। तो ये जो क्रिस्टीना सिंक्लेयर हैं दोस्तों, ये सबसे पहले जानिए कि कहाँ की हैं। तो ये हैं कनाडा की हैं। ओके, और इन्होंने 331 मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 190 गोल किए हुए हैं। कितना? 190 गोल। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी यही हैं फुटबॉल में। इसके बाद फिर आते हैं रोनाल्डो, मेसी, ये लोग। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा था किसका? बाला देवी जी का, जिन्होंने क्या किया है? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है, पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में बसंत अनंत गाडगिल का निधन हुआ, वह कौन थे? नाम देखिए, नाम क्या है इनका? बसंत अनंत गाडगिल। तो बताना है कि इनका निधन हो गया, ये कौन थे? दोस्तों ऐसे पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे ये? ये थे बी, संस्कृत के विद्वान थे। दोस्तों इन्होंने ही शारदा पीठ जो कि कहाँ पे है? पुणे में है, इसकी स्थापना की थी। यानी कि ये जो शारदा पीठ है इसके क्या थे? ये संस्थापक थे। क्या नाम है इनका? ये बसंत अनंत गाडगिल। इनका हाल ही में निधन हुआ है 94 वर्ष की उम्र में। तो ये थे संस्कृत के विद्वान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? किस पे बात हो रहा है? श्रम गतिशीलता पे। यानी कि ये जो लेबर होता है आपस में ट्रांसफ़र होगा किस देश के साथ, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसके साथ होगा? बी, जर्मनी के साथ। दोस्तों ये जो दोनों देश हैं आपस में साइन किए हैं कि
जो दोनों देशों के श्रमिक हैं, कैसे श्रमिक, कुशल श्रमिक, ओके, कुशल श्रमिक का आवाजाही जो होगा वो आसान बनाया जाएगा भारत और जर्मनी के बीच में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में जनसंख्या की पूंजी है, जनसंख्या की पूंजी। दोस्तों हमारी इतनी जनसंख्या है तो वो भी एक तरह से पूंजी है हमारी, ओके। और जो जर्मनी है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है और जो प्रौद्योगिकी है उसकी अधिकता है, उसके कंपेयर में यहाँ की जो आबादी है वो कम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ पे काम करने का मौका चाहिए, और इन्हें क्या चाहिए, इन्हें आदमी की संख्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर हमारे पास। तो दोनों एक दूसरे के पूरक यहाँ पे बनेंगे और दोनों मिलकर के डेवलपमेंट करेंगे। तो इसीलिए समझौता हुआ है श्रम गतिशीलता पे भारत और जर्मनी के बीच में। दोस्तों बात हो रहा है जर्मनी का, तो जर्मनी की राजधानी क्या है, तो वो है बर्लिन, ओके। जो भी देश इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूज़ में होते हैं, भारत से रिलेटेड कोई उनकी चर्चा होती है प्रेजेंट टाइम में, तो उसके राजधानी, मुद्रा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, और इसकी मुद्रा क्या है, तो ये यूरो है। क्या है, यूरो है इसकी मुद्रा। दोस्तों जर्मनी में बहुत ही फेमस नदी है, बार बार एग्जाम में पूछता है, तो वो है राइन नदी। एग्जाम में पूछता है कि राइन नदी किस देश में बहती है, तो जर्मनी में बहती है, और ये जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है, कहाँ की, जर्मनी की राइन नदी, ओके। तो इम्पोर्टेंट था ये भी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की है। तो बताना है कि ये जो जल विद्युत होता है उसमें भारत किस देश का सहयोग करेगा और उससे सहयोग लेगा, ओके। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसके साथ हो रहा है, सी, भूटान के साथ। दोस्तों भूटान में जो जल विद्युत है इसका बहुत ही नेचुरल मतलब माहौल है, वहाँ पे आप आसानी से वहाँ पे जल विद्युत उपयोग कर सकते हो, बना सकते हो। तो बात हो रहा है भूटान का। दोस्तों भूटान में 2 विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, तो एग्जाम में आपके वो नाम दे करके पूछ सकता है कि किस देश में चल रही है, तो उनका नाम देख लीजिए। एक है मंगदेहू, मंगदेहू जल विद्युत परियोजना, ओके, जल विद्युत परियोजना, मेन नाम ये है मंगदेहू, ओके। और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है खोलोंगचू, उसके बाद जल विद्युत परियोजना। तो ये मंगदेहू और खोलोंगचू ये जो दोनों परियोजना है कहाँ पे है, ये भूटान में है। भारत इसमें सहयोग कर रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है जल विद्युत का, ओके। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पूरे विश्व में सबसे पहला देश कौन था जिसने जल विद्युत विकसित किया था। पूरे विश्व पे बात हो रही है, पूरे विश्व लेवल पे, तो वो पहला देश था नॉर्वे। एग्जाम में आता है कि जल विद्युत विकसित करने वाला पहला देश कौन है, तो नॉर्वे है, ओके। तो ये हो गया पहला देश। उसके बाद भारत में कब आया सबसे पहली बार, तो भारत में आया था 1897 में। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे भारत का पहला नहीं था, ये पूरे एशिया का पहला था। सोचिए भारत का तो पहला था ही ये, साथ ही साथ ये एशिया का भी पहला था, क्या, जल विद्युत परियोजना, जो कि 1897 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था दार्जिलिंग में। कहाँ पे, दार्जिलिंग में हुआ था, यानी कि वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो ये था पहला। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1902 में, तो वो कहाँ पे हुआ था, शिव समुद्रम में। ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में। पहला हमने देखा कहाँ पे हुआ था, दार्जिलिंग में 1897 में, और दूसरा हुआ 1902 में, कहाँ पे, शिव समुद्र में, यानी कि कर्नाटक में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप बताइए हमें, ओके। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।